नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी मरुस्थल। सबसे पहले मरुस्थल पढ़ने से पहले हमें मरुस्थल का अर्थ क्या होता है ये समझना है। अपना जो मरुस्थल शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक मरु और दूसरा स्थल। मरु का अभिप्राय होता है मृत प्राय और स्थल का मतलब होता है भूभाग, अर्थात वह भूभाग जो उपजाऊपन की दृष्टि से मृत प्राय है, जिसका उपजाऊपन नगण्य है, उस भूभाग को मरुस्थल कहा जाता है। अब इस मरुस्थलीय भूभाग में उपजाऊपन की न्यूनता का कारण क्या है? तो उसकी वजह है कम वर्षा। तो दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि वह भूभाग जहां वर्षा की न्यूनता के कारण जैविक व वानस्पतिक संसाधनों की कमी हो, उसे भी मरुस्थल कहा जा सकता है। दोबारा देखें, मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ होगा वह भूभाग जो उपजाऊपन की दृष्टि से मृत प्राय हो, अर्थात वह भूभाग जहां वर्षा की न्यूनता के कारण जैविक व वानस्पतिक संसाधनों की कमी होती है, उसको मरुस्थल कहा जाता है। अब इससे आगे अपन बात करें मरुस्थल के प्रकार। तो सामान्यतः हम यहां मरुस्थल का वर्गीकरण दो आधार पर पढ़ेंगे, एक तो तापमान के आधार पर और एक धरातलीय स्वरूप के आधार पर। दोस्तों, तापमान के आधार पर मरुस्थल को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक उष्ण मरुस्थल और दूसरा शीत मरुस्थल, यानी गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल। यहां उष्ण और शीत में जो मूल अंतर है वो तापमान का है, क्योंकि वर्गीकरण अपना तापमान आधारित है। उष्ण मरुस्थल से अभिप्राय वह मरुस्थलीय भूभाग जहां औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, उस मरुस्थल को अपन उष्ण मरुस्थल की संज्ञा देंगे। और वह मरुस्थलीय भूभाग जहां औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, उसे अपन शीत मरुस्थल कहेंगे। अब सवाल आता है कि सर उष्ण मरुस्थल का एग्जाम्पल क्या है? तो अपना जो मरुस्थल है थार का मरुस्थल, वह एक उष्ण मरुस्थल है, क्योंकि अपने मरुस्थल का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार शीत मरुस्थल का एकमात्र जो उदाहरण है अपने भारत में वो है लेह लद्दाख, जहां औसत वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, अर्थात लेह लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। फिर धरातलीय स्वरूप के आधार पर यदि अपन बात करें तो धरातलीय स्वरूप के आधार पर मरुस्थल तीन प्रकार का होता है, एक रेतीला मरुस्थल, एक मिश्रित और एक चट्टानी मरुस्थल। रेतीले मरुस्थल का मतलब है वह मरुस्थलीय भूभाग जिसका निर्माण, जिसकी रचना रेत या बालू के जमाव से हुई है, उसे अपन रेतीला मरुस्थल कहेंगे। वह मरुस्थलीय भूभाग जो रेत और कंकड़ पत्थर यानी चट्टान और रेत के मिश्रण से बना है, उसको अपन कहेंगे मिश्रित मरुस्थल। और वह मरुस्थलीय भूभाग जिसकी धरातलीय स्वरूप की रचना है वो चट्टानों के जमाव से हुई है, वो कहलाएगा चट्टानी मरुस्थल। जैसा हमें पता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा का मरुस्थल है। और याद रखें दोस्तों, सहारा के मरुस्थल में भी ये तीनों प्रकार की धरातलीय संरचनाएं मिलती हैं। सहारा का कुछ भाग रेतीला, कुछ भाग मिश्रित है और कुछ भाग चट्टानी है। वहाँ सहारा में इन मरुस्थलों को स्थानीय भाषा में अगर अपन बात करें क्या कहा जाता है, तो रेतीले मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है, मिश्रित मरुस्थल को या इसको आप पथरीला भी कह सकते हैं, उससे रेग कहा जाता है, और चट्टानी मरुस्थल है उससे हमादा कहा जाता है। तो ये है अपने मरुस्थल के प्रकार, एक तापमान के आधार पर और एक धरातलीय स्वरूप के आधार पर। याद रखें, उष्ण और शीत का निर्धारण किस समताप रेखा के आधार पर होता है? तो अपना जवाब होगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान का मतलब उष्ण, उससे कम तापमान का मतलब होगा शीत।
फिर धरातलीय स्वरूप के आधार पर बड़ा आपने 3 प्रकार का रेतीला, मिश्रित और चट्टानी, जिसे सहारा में क्रमशः इर्ग, रेग और हमादा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अपना जो मरुस्थलीय भूभाग है, ये पश्चिमी मरुस्थल, ये किस नाम से जाना जाता है? तो जवाब अपना है थार का मरुस्थल। यहां एक सवाल आएगा कि थार के मरुस्थल का नामकरण किसके आधार पर किया गया, यानी इसे थार क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखें, प्राचीन काल में यहाँ थार या थारू जनजाति का निवास था और उसी जनजाति के नाम के आधार पर इस मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल पड़ा है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि राजस्थान में वर्तमान में इस जनजाति का नाम नहीं सुना जाता, ये जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो ये सही बात है दोस्तों, वर्तमान में यह जनजाति राजस्थान के मरुस्थलीय भूभागों में, राजस्थान के किसी भी भाग में निवास नहीं करती, क्योंकि वर्तमान में इस जनजाति का जो मुख्य निवास स्थल है वह है उत्तराखंड का पर्वतीय भाग। जो प्राचीन काल में अपने इस भूभाग में रहती थी, वह वर्तमान में यह जनजाति का मुख्य निवास स्थान, तो जवाब होगा उत्तराखंड के पर्वतीय भूभागों में। तो प्रश्न आ जाए कि थार के मरुस्थल का नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो अपना जवाब होगा थार या थारू जनजाति के नाम पर। यह अपने मरुस्थल का सामान्य परिचय। अब अपन बात करें कि जो ये पश्चिमी मरुस्थल है, जिसे अपन थार का मरुस्थल कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों मरुस्थल की उत्पत्ति तब होगी जब लगातार वर्षा की न्यूनता रहेगी, क्योंकि वर्षा की कमी के कारण इन भूभागों में जैविक और वानस्पतिक संसाधनों की कमी पाई जाएगी और उस कमी के कारण यहाँ उपजाऊपन की न्यूनता होगी और उपजाऊपन जहाँ मृतप्राय होगा वो ही मरुस्थल कहलाएगा। तो अपना जो थार का मरुस्थल है, इसके बारे में यदि अपन बात करें तो महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक अल्बर्ट वेगनर हैं। सन 1912 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार ऐतिहासिक काल की अगर अपन बात करें तो उस समय पृथ्वी मुख्यतः 2 भागों में विभाजित थी। पृथ्वी का जो मध्यवर्ती भाग था वो सामान्यतः एक स्थल भूभाग के रूप में था और इसके चारों ओर अथाह जलराशि का विस्तार माना गया है। यानी संपूर्ण पृथ्वी 2 महादेशों में, एक स्थल भूभाग और उसके चारों ओर सागरीय भूभाग के विस्तार की कल्पना वेगनर ने की है। ये जो स्थलीय भूभाग है उसे वेगनर ने पेंजिया नाम दिया है और इसके चारों ओर जो अथाह सागरीय भाग था उसे पैंथालासा कहा गया है। इसी सिद्धांत की व्याख्या में वेगनर ने कहा है कि धीरे धीरे कालांतर में इस पेंजिया भाग में दरार पड़ गई और उसकी शुरुआत सामान्यतः जुरेसिक काल से मानते हैं। उस दरार के कारण पैंथालासा का जो जल था उस दरार में प्रविष्ट हो गया और इस पेंजिया भाग के अंदर एक अंतः सागर का निर्माण हुआ। उस अंतः सागर को कहा जाता है तैतीस सागर और इस तैतीस सागर के निर्माण के पश्चात आपका पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया। ये अपनी दिशा उत्तर है, ये दिशा दक्षिण है। तो एक तो पेंजिया का उत्तरी भाग और एक पेंजिया का दक्षिणी भाग। पेंजिया का जो उत्तरी भाग है उसे दोस्तों कहा जाता है अंगारा लैंड या इसे लोरेशिया भी कहते हैं और जो पेंजिया का दक्षिणी भाग है उसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। तो अपने जितने महादेश यानी महाद्वीप हैं उनकी रचना पेंजिया के इन्हीं भागों से हुई है। या तो महाद्वीपीय भागों में अंगारा लैंड के अवशेष मौजूद होंगे या गोंडवाना लैंड के अवशेष मौजूद होंगे या तैतीस सागर के अवशेष मौजूद होंगे। तो याद रखें दोस्तों, अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग है ये तैतीस सागर नामक प्राचीन भूसंती का भाग है। अब यहां मैंने एक वर्ड काम में लिया भूसंती। तो भूसंती किसे कहा जाता है? एक साधारण अर्थ आप समझें, भूसंती का मतलब वह भूभाग जो प्राचीन काल में निम्न भूमि के रूप में था, कम ऊंचाई वाला भूभाग था और कालांतर में उसके उत्थान से वह एक उच्च भूभाग के रूप में परिवर्तित हो गया। उस निम्न भूभाग को जो आगे चलकर उच्च भाग में बदलता है भूसंती कहा जाता है। तो तैतीस सागर जिस जगह था वहीं पर वर्तमान में पश्चिमी मरुस्थल है। तो इसका मतलब मरुस्थल का निर्माण तैतीस सागर के विस्थापन के बाद हुआ है। तो याद रखें दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में अगर बात की जाए तो पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग किसके नीचे अवस्थित था? अपना जवाब होगा तैतीस सागर के नीचे अवस्थित था। फिर 2 प्लेटों में आपस में टक्कर हुई। जैसा अभी आपने जिस सिद्धांत की बात की वो था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वर्तमान में जो महाद्वीपों की उत्पत्ति के
बारे में जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तनिकी, और उसकी व्याख्या मोर्गन ने की है। उस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में जो अपना पृथ्वी का भूपटल है वो कुछ मुख्य और गौण प्लेटों से मिलकर बना, और ये प्लेटें पृथ्वी के आंतरिक भागों में स्थित मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, और इन तैरती हुई प्लेटों में कई बार आपस में टक्कर होती है। ऐसी ही एक टक्कर दो प्लेटों के मध्य हुई। उत्तर में प्लेट थी यूरेशियन प्लेट और दक्षिण में थी इंडियन प्लेट, जिसे आप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह सकते हैं। इंडियन प्लेट उत्तर की ओर गतिशील थी और यूरेशियन प्लेट थी वो दक्षिण की ओर गतिशील थी। इन दोनों प्लेटों में टक्कर होने से इंडियन प्लेट में वलय पड़ा, और उस वलय के कारण तैती सागर जो था आपका, उसकी तल में उत्थान हुआ, और उत्थान के कारण जो जलराशि थी वो वहां से विस्थापित हो गई, और उसी तैती सागर वाले स्थान पर वर्तमान जो नवीन वलित पर्वतमाला है हिमालय, उसकी उत्पत्ति हुई। तो यहां पर दो चीज याद रखना, यूरेशियन और इंडियन प्लेट की टक्कर से दो परिवर्तन आपको याद रखने, एक तो तैती सागर की जलराशि का विस्थापन हुआ और दूसरा हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात हिमालय से अनेक नदियों का उद्गम हुआ, और ऐसी एक नदी थी सरस्वती नदी। उस सरस्वती नदी की बात की जाए तो वर्तमान जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग है वो इस भूभाग से होकर प्रवाहित होती थी। और याद रखें दोस्तों, सरस्वती एक नित्यवाही नदी थी। जिस समय इस मरुस्थलीय भूभाग से सरस्वती नदी का प्रवाह था, उस समय यह क्षेत्र एक हरा भरा और आर्द्र प्रदेश था। कहने का मतलब सरस्वती के प्रवाह वाले समय भी यह क्षेत्र मरुस्थल के रूप में नहीं था। फिर धीरे धीरे, जैसा आपको पता है कि अरावली हमारा सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, और उसका विस्तार राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और याद रखें, अपनी यहां पर जो प्रमुख वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा, वो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है, और इन दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की जो दिशा है वो अरावली के समानांतर है, और ये अरावली उन हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ कम वर्षा होती है, और यही कम वर्षा आगे चल करके इस मरुस्थल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। यानी इन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से लगातार कम वर्षा होने के कारण धीरे धीरे इस क्षेत्र का तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ने से सरस्वती जैसी जो नित्यवाही नदियां थी वो नदियां विलुप्त हो गई, और धीरे धीरे यहां मरुस्थल का निर्माण हुआ। अब मरुस्थल के निर्माण को लेकर दोस्तों दो प्रश्न याद रखने हैं। एक तो प्रश्न आता है कि पश्चिमी मरुस्थल का या थार के मरुस्थल का निर्माण किस काल में शुरू हुआ। तो याद रखें, ये प्लीस्टोसीन काल में ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। जो पूर्णतः मरुस्थल के रूप में परिवर्तन की अगर बात की जाए तो ये ज्यादा प्राचीन न होकर ईसा पूर्व 4000 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य यहाँ पूर्णतः मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ये है अपने पश्चिमी मरुस्थल की उत्पत्ति की प्रक्रिया। कहने का मतलब प्रागैतिहासिक काल में ये तैती सागर के नीचे था, फिर हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात यहाँ से सरस्वती जैसी नदी का प्रवाह रहा, लेकिन लगातार कम वर्षा के कारण इस क्षेत्र का तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ने से सरस्वती जैसी नदियां विलुप्त हो गई, और धीरे धीरे यहाँ मरुस्थल का निर्माण हुआ। याद रखें दोस्तों, मरुस्थल के निर्माण में उत्तरदायी कारकों में अब तक जो आपने कहानी सुनी उसमें दो प्रमुख उत्तरदायी कारक आ रहे हैं, एक वर्षा का कम होना और दूसरा तापमान का बढ़ जाना। तीसरा जो प्रमुख कारण था वो था मानवीय गतिविधियां। दोस्तों इसी क्षेत्र में मानव ने रहना कब शुरू किया, तो याद रखें मरुस्थल के निर्माण के समय प्लीस्टोसीन काल के दौरान ही यहाँ मानव ने रहना प्रारंभ किया था, और मानवीय क्रियाकलाप भी धीरे धीरे इस मरुस्थल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि अपना जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल को कुछ भूगोलवेत्ता हैं वो सहारा के मरुस्थल का ही भाग मानते हैं। दोस्तों सहारा के मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसे ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि थार का मरुस्थल अफ्रीका के किस मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी विस्तार है, तो याद रखें ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक या सहारा के मरुस्थल का भाग है। ये अपने पश्चिमी मरुस्थल या यूं कहें थार के मरुस्थल की उत्पत्ति की बात, इससे आगे की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।